डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे इस वीडियो में फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर अर्थात भोजन के शारीरिक ऊर्जा मूल्य साथ में कुल ऊर्जा खर्च पर बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड पर। इस स्लाइड में आपको जो पहले का वीडियो था उससे रिलेटेड चीज समझाई हुई है कि जब हमने बॉम कैलोरीमीटर के द्वारा ऊर्जा ज्ञात की थी तो हमें पता चला था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है और 1 ग्राम वसा जो होती है वो 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। जबकि यह भोजन जब हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है तो जो उसका शारीरिक ऊर्जा मूल्य होता है वह इस मूल्य से थोड़ा सा कम होता है, जो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन के लिए 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा के लिए 9 किलो कैलोरी होता है। तो यह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों को जब कैलोरीमीटर में रख कर जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित रेशा भी जलकर ऊर्जा देता है। यानी कि जब आपने कैलोरीमीटर के अंदर, भले वो बॉम्ब है या बेनेडिक्ट है, बेनेडिक्ट आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने पिछले वाले जो वीडियो था उसमें आपको उसके बारे में नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब आप कोई भी फूड, वनस्पतिक फूड को रख कर जलाते हैं तो आपको पता है उसके अंदर रेशा होता है और फाइबर जो होता है वो हमारे शरीर में जाके ऊर्जा नहीं देता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होता है जो कि उसको पचा पाए, जो कि होता है सेलुलेज एंजाइम, है ना। तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा नहीं देता है, पर ये जो रेशा है वो कैलोरीमीटर में जल जाता है और ऊर्जा देने का कार्य करता है। अर्थात जो रेशा वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में उपस्थित है वह मनुष्य के अंदर ऊष्मा प्रदान नहीं करता है, अतः भोजन का ऊर्जा मूल्य कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है, व्यक्ति के शरीर में सभी भोज्य पदार्थों का पुनः पाचन नहीं होता है तथा कुछ अंश बिना पाचन के ही शरीर के द्वारा मल या मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। इसलिए भी भोजन का ऊर्जा मूल्य मानव शरीर में कम होता है। पहला पॉइंट था कि फाइबर हमारे शरीर में जाके ऑक्सीकृत नहीं होगा, जलेगा नहीं क्योंकि सेलुलोज एंजाइम नहीं है और ऊर्जा नहीं दे पाएगा। दूसरा पॉइंट आया कि पूर्ण रूप से हमारे शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, प्रोटीन का पूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता है, इसका कुछ भाग जो होता है वह यूरिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो हमने प्रोटीन खाया है उसका उपापचय में भी लॉसेस होते हैं पाचन के अलावा। यानी शरीर में पाचन, अवशोषण एवं उपापचय के दौरान ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों का एक अंश नष्ट हो जाता है और मुख्य रूप से इन्हीं 3 कारणों से हमारे शरीर में जो भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य है वह जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा जो ऊर्जा मूल्य प्राप्त होता है उससे कम होता है। यहाँ पर इस स्लाइड में भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य बताया हुआ है बच्चों। इसमें आपको सबसे पहले कैटेगरी में दिया हुआ है भोज्य पदार्थ, दूसरा है वास्तविक ऊर्जा मूल्य, फिर है पाचन में ऊर्जा का कितना व्यय हो रहा है इनसे, पाचन के बाद हमें कितनी कुल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उपापचय में कितना ऊर्जा मूल्य नष्ट हो रहा है और शारीरिक ऊर्जा मूल्य कितना प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात की जिसका वास्तविक ऊर्जा मूल्य बॉम्ब कैलोरीमीटर में आया था 4.1। पाचन में इसका जो व्यय हो रहा है वो हो रहा है 2%। पाचन के बाद जो कुल ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो 4 है, उपापचय में नाश नहीं होता है और इसका जो शारीरिक ऊर्जा मूल्य है वो 4 है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। फिर प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से 5.62 यानी वास्तविक ऊर्जा मूल्य तो ये था,
पर पाचन में 8% नष्ट हो गया, यानी जब उसको माइनस किया हमने तो आता है 5.2 किलो कैलोरी। उपापचय में जो ऊर्जा नष्ट होती है वो परसेंटेज में नहीं दे रखी है बच्चों, वो किलो कैलोरी में ही दे रखी है 1.25। तो जब 5.25 में से हम 1.25 माइनस करते हैं तो आ जाता है 4 किलो कैलोरी, यानी 1 ग्राम प्रोटीन भी हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य करता है। अब हम लास्ट में बात कर रहे हैं वसा की। वसा का वास्तविक ऊर्जा मूल्य है 9.45 किलो कैलोरी। पाचन में 5% वेस्ट होता है, यानी 9 किलो कैलोरी। उपापचय में भी वसा का नाश नहीं होता है, यानी कि इसका शारीरिक ऊर्जा मूल्य जो है वो हो गया है आपका 9 किलो कैलोरी। हमें जो वैल्यूज याद रखने की है जब भी कैलकुलेशन के समय पे, वो होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है और 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। पर ये वास्तविक से शारीरिक में क्यों डिफरेंस आया है वो चीज आपको इस टेबल के अंतर्गत समझाई गई है। अब हम बात कर रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक की, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसे कि कुल ऊर्जा खर्च कहा जाता है। कुल ऊर्जा खर्च जो होता है वो 3 चीजों से के मिलने से बना होता है। हमारे शरीर में 3 तरह की चीजों पे ऊर्जा खर्च हो रही है। शारीरिक क्रियाशीलता यानी शारीरिक गतिविधि करने से, दूसरा आधारी उपापचय की दर पर ऊर्जा खर्च हो रही है और तीसरा विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया पे ऊर्जा खर्च हो रही है। अर्थात टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फिजिकल एक्टिविटी प्लस बेसल मेटाबॉलिक रेट प्लस स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो दिन भर में ऊर्जा खर्च करता है वह शारीरिक क्रियाशीलता के कारण से होती है, बीएमआर के कारण से होती है और एसडीए के कारण से होती है। अब ये तीनों चीजें आखिर है क्या, इसको अब हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। यहाँ पर ये चीज बताइए बच्चों, दिन भर में जो टोटल ऊर्जा खर्च हो रही है हमारे शरीर के द्वारा, बीएमआर जो ऊर्जा खर्च करता है वो करीब 70% ऊर्जा खर्च करता है। फिजिकल एक्टिविटी जो ऊर्जा खर्च करती है वो 20% करती है। थर्मोजेनेसिस या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड या स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड या कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, ये तीनों एक ही टर्म से वह 10% करती है, यानी 70 प्लस 20 प्लस 10 आपका 100% ऊर्जा खर्च हो गया है ना। यानी स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड के दूसरे नाम मैंने अभी आपको बताए, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड या कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड भी होता है। अर्थात हमारे शरीर के द्वारा जो टोटल ऊर्जा खर्च किया जा रहा है उसका 70% जो है बीएमआर के कारण से हो रहा है, 20% हम जो दिन भर में काम करते हैं, आप चल रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, उसमें जो ऊर्जा खर्च हो रहा है उसके कारण से हो रहा है और 10% आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के कारण से हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक गतिविधि की, कि हमने कहा कुल ऊर्जा खर्च जो होता है उसमें एक फैक्टर होता है शारीरिक गतिविधि। तो ये क्या है? WHO के अनुसार कोई भी शारीरिक गतिविधि जो कि कंकाल की मांसपेशियों के कारण से होती है और इनको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे शारीरिक गतिविधि कहा जाता है। जैसे कि आपके जो घर के जितने भी कार्य हैं इसके अंतर्गत आते हैं। यात्रा, भले वो आप साइकिल से कर रहे हो, आप 2 व्हीलर से कर रहे हो, आप 4 व्हीलर से कर रहे हो, आप चला रहे हो या आप उसमें बैठे हो, मनोरंजन के लिए आप कोई भी गतिविधि करते हो, वो सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत आती है। और इन गतिविधियों को करने के लिए आपकी मसल्स जो है कार्य करती है और उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि आप ऊर्जा खर्च कर रहे हो। ये ऊर्जा खर्च इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी मसल्स यूज आ रही है और किस इंटेंसिटी में यूज आ रही है। अब हम दूसरे फैक्टर पे बात करेंगे जिसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधारी उपापचय दर हमने कहा है। जब व्यक्ति का शरीर पूर्ण शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है तब उस समय भी उसके शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं चलती रहती है, जैसे कि हृदय का धड़कना, रक्त का परिसंचरण, भोजन का पाचन, अवशोषण, उपापचय, मूत्र का निर्माण, सांस का लेना व छोड़ना,
आदि क्रियाएं लगातार चलती रहती, निर्बाध चलती रहती है और इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो आंतरिक अंग होते हैं वो सदैव क्रियाशील रहते हैं और ऊर्जा व्यय होती रहती है। अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसे ही आधारीय उपापचय दर कहा जाता है। जब मनुष्य का शरीर शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है और उस समय पे उसके शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं चलती है और उन क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा व्यय होता है उसे हम आधारीय उपापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर कहते हैं। इसको नापने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी किसी व्यक्ति का बीएमआर किसी भी लैब में नापा जाता है तो कुछ बिंदुओं पे ध्यान दिया जाता है और इसी को इस स्लाइड में बताया हुआ है कि उस समय पे व्यक्ति का तापमान सामान्य होना चाहिए। सामान्य से मतलब है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपको पता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसको खाना खाए हुए 12 घंटे हो चुके हों। जनरली इसीलिए बीएमआर जो नापा जाता है किसी भी व्यक्ति का वो सुबह के समय नापा जाता है कि भाई वो खाली पेट आए, उसको जब रात को खाना खाया है उसके बाद करीब 12 घंटे हो जाते हैं। कमरे का तापमान भी आरामदायक होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर जिसमें उसका बीएमआर नापा जा रहा है वो भी प्लेजेंट होना चाहिए। व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक विश्राम की स्थिति में होना चाहिए। अगर वो चल के आया है, उसने कार पार्क की फिर चल के आया है तो उसको 15-20 मिनट रेस्ट कराया जाता है कि वह शारीरिक रूप से भी कोई काम ना कर रहा हो और मानसिक मेंटल वर्क भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीएमआर केवल अनैच्छिक क्रियाओं को ही काउंट करता है। व्यक्ति किसी संवेगात्मक विकार से पीड़ित ना हो। संवेगात्मक विकार का मतलब है बच्चों की उसको उस समय पे गुस्सा ना आ रहा, वो चिड़चिड़ा ना हो रहा, वो टेंशन नहीं कर रहा हो, वो किसी चीज से डर ना रहा हो, उसके दिमाग में कोई और बातें ना चल रही हो। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। व्यक्ति विश्राम की अवस्था में सामान्यतः ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा ग्रहण करता है जो कि उसके शरीर के आधारीय उपापचय के लिए जरूरी होती है। अर्थात हमें इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख के किसी भी व्यक्ति का बीएमआर नापना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड पर। विशिष्ट गठनात्मक क्रिया। जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो उस भोजन के प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग के लिए अर्थात उस भोजन के उपयोग के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है जो कि आधारीय उपापचय दर के ऊपर होती है, अबाउट द बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, उसे विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया कहा जाता है। कहने का मतलब आपने भोजन खाया, इनटेक किया और उसके बाद उसका जो डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी प्रोसेसिंग हो रही है, तो उस भोजन को उपयोग में लाने के लिए भी हमारा शरीर कुछ ऊर्जा खर्च करता है और उस समय पर आपका जो ऊर्जा खर्च है वो बीएमआर से कुछ ज्यादा हो रहा है और उस चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। भोजन ग्रहण करने पे कार्बोहाइड्रेट के लिए 2%, वसा के लिए 5% और प्रोटीन के लिए 8% ऊर्जा व्यय होती है। अर्थात 100 ग्राम यदि हमने कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया है तो 98%, 100 ग्राम वसा को ग्रहण किया है तो 95% और 100 ग्राम प्रोटीन को अगर ग्रहण किया है तो 92% भागे शरीर को उपलब्ध हो पाता है और इसी को स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड कहा जाता है। इस स्लाइड में बताया है बच्चों कि कुल ऊर्जा खर्च या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो कि हमने 3 चीजों से नापा है वह टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? एनर्जी बैलेंस होने के लिए, ऊर्जा संतुलन के लिए। अगर हमारा टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर या एनर्जी आउटपुट जो है शरीर का, है ना, वो ज्यादा है और आपका इनटेक कम है, जो भोजन खा रहे हो वो कम है, उस समय पे क्या होगा कि आप पतले होते चले जाओगे। पर अगर आप खा तो ज्यादा रहे हो, इसका पलड़ा तो ज्यादा हो गया और आप एक्सरसाइज कम कर रहे हो, एट दैट टाइम क्या होगा कि आप
मोटे होते चले जाओगे। यानी कि हमें एनर्जी बैलेंस की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम ओवरवेट भी हो सकते हैं या अंडरवेट भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल एनर्जी इनटेक या टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट के बराबर हमेशा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो इनटेक है अगर ज्यादा है, खर्च कम है, तो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। अगर खर्च जो है वह आपका किसी भी कारण से अधिक हो गया है और इनटेक कम हो गया है, तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आपकी बॉडी चली जाती है। इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक था, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड, एंड आपका जो सेकंड टॉपिक था टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।